नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, फलक ने जो नज़ारा देखा हम तवक्को नहीं करते थे। हम समझते थे कि पाकिस्तान 1980 की मार्शल लॉ की जो तारीख रात थी, जो अंधेरी रात थी, उससे निकल आया है। लेकिन कल जब रात 10 बजे पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविज़न एंकर पर्सन, सहाफ़ी और वीलॉगर इमरान रियाज को जिस तरह से इस्लामाबाद की एंट्री पॉइंट पर गिरफ्तार करके अटक के जेल में मुंतकिल किया गया, जिस तरह से पाबंद सलासल किया गया, जिस तरह से सलाखों के पीछे से इमरान रियाज की तस्वीर जो हैं वो पूरी दुनिया ने देखी, जिस तरह से हथकड़ी लगाई गई, जिस तरह से इस पूरी चीज़ को प्रोसीड किया गया, उसने वो तमाम मार्शल लॉ के ज़ख्म जो हैं 1980 की दिहाई के वो ताज़ा कर दिए। सभी लोग ये समझते थे कि पाकिस्तान की एक इखलाकी और एक सियासी इर्तका और एवोल्यूशन हो चुका है। इस एवोल्यूशन में कोई हुकूमत ऐसे नहीं कर सकती। इससे पहले ज़रूर है कि सहाफ़ियों पर हमले भी हुए, बड़ी तारीख हिस्ट्री है पाकिस्तान की, सहाफ़ियों पे हमले भी हुए, उन्हें उठाया भी गया। गुज़श्ता चंद बरसों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दरमियान भी मतीउल्लाह जान को उठाया गया। लेकिन जब किसी को उठाया गया और उस पर रद्द अमल हुआ तो चंद घंटों में छोड़ दिया गया। उसको कानूनी तौर पर या इखलाकी तौर पर डिफेंड करने की कभी किसी हुकूमत ने कोशिश नहीं की। लेकिन आज इन बदनसीब आंखों और कानों से हमने देखा कि पंजाब के लॉ मिनिस्टर मलिक अहमद खान साहब, जो बड़े ही सोबर, पढ़े लिखे, डिसेंट आदमी हैं, उन्होंने आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस काले कानून को, इस काली हरकत को उन्होंने डिफेंड किया। ये उनकी अपनी पॉलिटिकल कैरियर का सबसे बॉटम लोवेस्ट पॉसिबल पॉइंट था। और जब कुछ महीनों के बाद वो इस पोजीशन पे नहीं होंगे और दोबारा इस वो वीडियो को देखेंगे तो शायद उनको खुद भी शर्म आएगी कि उनको इस तरह से इस काले कानून को डिफेंड नहीं करना चाहिए था। हमें बताया जाता है कि पंजाब के ये सारी हुकूमत की जो टेंशन है इस वक्त वो इसलिए है कि 17 जुलाई को जो ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, उन ज़िमनी इंतखाबात में हमजा को जो 13-14 सीटें दिलानी हैं, क्योंकि 9 सीटें चाहिए तो हैं जीतने के लिए, लेकिन 9 सीटों से बात नहीं बनेगी, इसलिए कि आगे असेंबली में भी 4 लोग थोड़े शेकी हैं। तो को 13-14 सीटें होंगी तो इंप्रेसिव होगा। और जो उनकी जिम्मेदारी लगाई गई है वो 13-14 सीटों की, उनको लग रहा है कि 9 सीटें भी बड़ी मुश्किल होंगी। ऐसे माहौल हैं, इतनी महंगाई है, पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं, अशया खुर्दुनौत की कीशें हैं। इसलिए जो भी बोल रहा है, जो भी निशानदही कर रहा है कि इलेक्शन में रिगिंग प्लान है, उसको चुप कराने की कोशिश की जा रही है। इन इश्यूज़ को लेके चलेंगे। इससे नथी और भी बहुत से इश्यूज़ हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत ही प्रोमिनेंट शख्सियत है, आज़ादी सहाफ़त के हवाले से सहाफ़ी हैं। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट कॉलमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब पाकिस्तान के पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं और पाकिस्तान की मईशत पे, पॉलिटिकल इकॉनमी पे बात करते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। मैं कोशिश ये भी करूँगा कि मैं किसी साइबर लॉ के या कानून के जो एक्सपर्ट हैं उनको भी थोड़ी देर के लिए हम ले लें सेकंड पार्ट में। आरिफ हमीद भट्टी साहब, जैसा कि मैंने अपनी इब्तदाई में कहा, हम नहीं तवक्को करते थे। हमारा ख्याल था कि हमले होते हैं, उठा लिया जाता है, फिर एक अखलाकी प्रेशर पड़ता है, रिलीज़ कर दिया जाता है। ये क्या हुआ कि हुकूमत के लॉ मिनिस्टर पंजाब ने बैठ के डिफेंड कर दिया काले कानून को? ये मैंने नहीं देखा पिछले 20 साल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, कल रात जब ये मैं मनाजर देखा था, मेरी ज़िंदगी के एक तकलीफ दे लम्हात में थे। मैंने साथ पर तशद्दुद लातदाद देखा है। मुशर्रफ दौर में गलती से मैं प्रेसिडेंट था पंजाब यूनियन जर्नलिस्ट का, और उस वक़्त यूनियन एक थी, उसमें इज़हार यकजहती के लिए मोहतरम नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए, शहबाज शरीफ साहब, हमजा साहब, शहीद बेनज़ीर भुट्टो, इमरान खां, हर मुखला, हर बंदा। मैंने उसमें 2 दफ़ा जिस्म पूरे का पूरा खून आलूद हुआ। यार, ये जुल्म सितम ज़ियाउल हक ने भी नहीं किया होगा। आपको इमरान रियाज से इख्तलाफ हो सकता है, मेरा तो वो छोटे भाइयों की तरह होना चाहिए, आपका हक है। एक बंदे को, जिसे जब आर्मी चीफ की हो ब्रीफिंग, उसे बुलाया जाए, अहम फौजी हल्के बुलाए जाए, वजीर आज़म ब्रीफिंग में बुलाए, चाहे हुक्मरान है चाहे अपोजिशन है। क्या मुझे ये बताएं, आज इमरान रियाज हथकड़ियों में जकड़ कर वो लगड़ बगड़ जो जश्न मना रहे हैं वो जीत गया है, मेरे से बाजी ले गया है। मैं कहता था मैंने सहाफत के लिए बड़ा खून बहाया है, मैंने बड़े लोगों से मुकाबला किया है, आज वो जीत गया है। पूरी दुनिया में जश्न मनाने वाले हार गए हैं। जिस हाथ में हमें सीनियर दिन निसार उस्मानी आईएच राशिद ने कलम पकड़ना सिखाया था, उन हाथों में हथकड़ी हैं। ये 30 साल की सहाफत का ये इनाम इनका हम पर एहसान है। क्या इमरान रियाज राका एजेंट है? क्या इसराइल के लिए काम करता है?
क्या खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के खिलाफ दानिस्ता या गैर दानिस्ता किसी साजिश का हिस्सा है? उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, उससे 100 दफा आप इख्तलाफ करें, आप 1000 दफा करें। और कौन सा ऐसा काम कर लिया कि आपने 30 पर्चे दर्ज कर लिए? वो मुझे समझ में नहीं आ रही। डॉक्टर साहब, मैं ईमानदारी से ये साफत अब नहीं करने के काबिल रहा ये मुल्क। आप नाम माने, आपकी मर्जी। ज़ियाउल हक के भी हमने किस्से सुने, साफी शहीद भी हुए, कोड़े भी खाए। इस तरह एक मुंतखब वजीर सियासी जमात, जब कुलसूम नवाज पे रेट होती थी तो एक दफ़ा मैं अपनी गाड़ी में बैठा के उन्हें ले गया, आपको पुलिस ना पकड़े। मोहतरमा अल्लाह ताला उन्हें जन्नत कुलसूम नवाज, आज उन्हीं की हुकूमत में एक सहाफ़ी पर मुकदमा दर्ज हुए और वज़ीर कानून नहायत काबिल एहतराम मलिक अहमद खान, इन्होंने हमारा जमहूरियत से ईमान ही उठा दिया है। हमारी तरफ से भी डिक्टेटर आए, जमहूरियत आए, और भाई उस पर इल्ज़ाम लगाओ उसने पैसे लिए हैं, खुदा ना खास्ता वो करप्ट है, वो मुल्क दुश्मन है, पाकिस्तान की ताकतों के खिलाफ है, पाकिस्तान की सलामती के वो अदारे भी मेरे हैं, ये हुकूमत भी मेरी है, ये अपोजिशन भी मेरी है। अगर कहीं इख्तलाफ राय आ गया तो उसका इतना जुल्म की दास्तान बना दिया आपने कि पूरी दुनिया आज इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के माइकल है, मेरी आज उनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं आपके पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये तो आपके मुशर्रफ दौर में भी नहीं हुआ। एमनेस्टी इंटरनेशनल भी बताए, हम उन्हें क्या बताएं, क्या जवाब दें, क्या जवाब दें? बिल्कुल सही कह रहे हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब। हमें तवक्को नहीं थी कि एक हुकूमत, इससे पहले भी बड़ी बड़ी गलत हरकतें हुई हैं, बड़ी गलत हरकतें हुई हैं, उठा लिया गया, लोगों को कत्ल भी कर दिया गया, लेकिन किसी हुकूमत ने टीवी के कैमरास के सामने बैठ के इस काले कानून को और इन काली हरकतों को डिफेंड नहीं किया। ये कैसे हम अपनी आवाज़ जो है मलिक अहमद खान साहब तक पहुँचाएँ, जो अच्छे डिसेंट आदमी हैं, कि सर आपको ये क्या हो गया मलिक साहब, ये क्या हो गया आपको, ये दिन हमें क्यों देखना पड़ा कि आप इस काले कानून को और इस काले करतूतों को डिफेंड कर रहे हैं बैठ के? डॉक्टर साहब, पहली बात तो यह है कि मैं इस बात में हकीकत है कि मैं इसकी कोई मजम्मत करता हूँ कि इस तरीके से आप किसी को, और खुसूसन जो प्रेस के लोग हैं, उनके बारे में पूरी एहतियात बरतनी चाहिए। लेकिन ये जो जिस चीज का आपको तजर्बा अबू है, इसका तजर्बा मैं तो कई सालों से कर रहा हूँ। ये अभी मोहसन बेग जो है, 3-4 महीने पहले किसी को जाके पुलिस ने इस तरह जाके मारा था, अपने कमरे में एसपी ने अपने कमरे में जाके पीटा होगा, जदों को किया होगा। फिर उसके बाद जब रहमान साहब के बगैर किसी वजह के आप 8-9 महीने अंदर रखें, जेल में रखें, फिर बाकियों को छोड़ें, जो कुछ होता रहा इस मुल्क में। पाकिस्तान के अंदर एक आईन है और आईनी हुकूमत है, चाहे हुकूमत इमरान खान की हो, चाहे हुकूमत हो शहबाज शरीफ साहब की, या उससे पहले की बात की जाने वाली फंडामेंटल राइट्स हैं। उसके अंदर अगर किसी ने काम किया तो आप उसके खिलाफ FIR काटें, तहकीक करें, और उसके बाद उसको आर्टिकल 10 ये कहता है कि उसको ड्यू प्रोसेस लॉ में डाला जाए। अगर तो उन्होंने इमरान रियाज साहब को FIR काट के अरेस्ट किया है, और तो मेरा ख्याल है कि उनको फौरन ही अदालत में उनको पेश करना चाहिए, उनको रिमांड लेना चाहिए, और उनको उनकी, ताकि वो बेल के लिए अप्लाई कर सकें, और उसमें बेल होनी चाहिए। साहब, ये एक साइबर लॉ के तहत FIR काटी गई, लेकिन न्याजी साहब ये भी देखिए कि एक शख्स के खिलाफ ये सब प्रोसीजर एक ही है। सब 17 जब उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से डिमांड किया, लाहौर हाई कोर्ट से डिमांड किया कि आखिर कितनी FIR'ें काटी हैं, तो 4 जुलाई को इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने 17 FIRs प्रोड्यूस की। एक सहाफ़ी के खिलाफ पाकिस्तान के पूरे पंजाब में 17 FIRs काटी गई। पंजाब से बाहर कितनी काटी गई, बलूचिस्तान में, सिंध में, 250 कटी हुई है। ये हसन निसार साहब से पूछे कितनी कितनी कटी है, उनको पूरे हर सूबे में जाना पड़ा। मैं को बात दो चीजें और ऐड कर दूं, लेकिन के खिलाफ पिछले 4 सालों में 30 FIR कटी हैं। मैं आपको बता दूं कि जी जितनी FIR 30 FIR देखें किस पे कटी 30 FIR? बड़ी साहब मैं ये कह रहा हूँ कि जिस FIR में दो बातें मैं कर लूं पहले। सर ऐसा लग रहा है कि आप डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, मैं डिफेंड इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डिफेंड कर रहे हैं कि कोई ऐसी अजीब चीज नहीं है। मैं इसलिए थोड़ा सा परेशान हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डिफेंड कर रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब, अब देखें ना, मुझे प्लीज बात करने दे। मैं डॉक्टर साहब आप इजाजत देंगे तो बात करता हूँ। भट्टी साहब से मजीद भी आप इसकी जो है हाशियाराई करवा लेंगे।
जब ये जो देखें इमरान रियाज साहब फरमा रहे हैं और बड़े बाद में दो फरमा रहे हैं कि आपने हमें बताया था कि नवाज शरीफ करप्ट है, मुझे क्यों नहीं बताया? इमरान रियाज साहब को क्यों बता रहे थे? इमरान रियाज साहब जो वहां बैठे नहीं सर, उनका मतलब ये हरगिज नहीं था कि उनको आर्मी चीफ ने बताया था। डॉक्टर साहब मेरे भी कान है, मैं भी कोई अकल से रखता हूँ, आपको बताया कि मैं तो आज ही मेरा आज कल कलम छप रहा है वही पढ़ ले कि मैंने क्या, मैं तो हमेशा इमरान को आज भी कर लाओ, हम कंसिस्टेंट है। ये नहीं है कि जी आपको एक खास जाविये के साथ खास है नमाज के साथ आपको एक यार्ड स्टिक हो। इमरान खान साहब के लिए मेरी यही राय है कि जो यार्ड स्टिक आप लोगों के लिए इस्तेमाल करते नवाज शरीफ पे, अपने ऊपर भी वही करें। इमरान रियाज साहब वगैरह में सारे लोग बैठे थे और ये डीजीआई इफ्तार की ब्रीफिंग ले रहे थे, मुझे तो कभी नहीं बुलाया गया था। भट्टी साहब बता रहे कि ये सारे हर ब्रीफिंग होते थे, आर्मी चीफ को मिलते थे, मुझे तो आर्मी चीफ नहीं मिला। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन कर दूं, फिर मैं डॉक्टर फरूख सलीम साहब की तरफ जवाब दे रहे थे। नियाज़ी साहब ने 3 दफा मेरा नाम ले लिया है, प्लीज 3 दफा मेरा नाम ले लिया। फरूख सलीम साहब की तरफ मैं करता हूं नवाज शरीफ की मरियम शराब की मीटिंग में कौन कौन जाता है, कितनी कितनी देर बैठा रह जाता है, मैं आपको साबित कर सकता हूं। अगर साबित नहीं करूंगा ना मैं टीवी पे नहीं आऊंगा, मैं इतनी बड़ी दावा कर रहा हूं। हमें तो कभी नहीं उन्होंने बुलाया, उनका राइट है। ओ भाई मेरा मकसद है, हामिद मीर पे गोली हुई वो मुझ पे चली, अबसार पे हुई मुझ पे चली, मैंने उस वक्त भी कहा हर साफी पे चली। मैं एक रिपोर्टर हूं, मुझे दुख हुआ, तकलीफ हुई है, 10 पर्चे और दे दे, 101 और पर्चा दे दे, एक और। ना मैं पीटीआई का तर्जमान हूं ना मैं नून लीग का हूं, मुझे आज़ादी सहाफत की निसार उस्मानी ने ABC सिखाई हुई है। मैं एक रिपोर्टर हूं, मैं पैराशूट नहीं हुआ। मुझे दुख हुआ कि हथकड़ियां लगाई गई हैं, यहां उसको साबित करे इंडिया का एजेंट है। यही नवाज शरीफ से भी मिलते रहे, नवाज शरीफ का भी इंटरव्यू इमरान रियाज करता रहा है, मौजूदा इमरान खान साहब का भी करता रहा, कल और आएगा। हमारे लिए मौजूदा वज़ीर आज़म भी काबिल तारीफ है। देखे ना, हम तो साफी हैं। क्या डॉक्टर मोहित का भी नाम डिस्कस हो रहा है, अरशद शरीफ पर भी पर्चे हैं। किस साफी पर पिछले 4 सालों में 60 पर्चे हुए हैं? मुझे उस साफी का नाम बताए। मैं पिछले 40 सालों की साफत का, ये PUJ का कानून हमने लिखा, आइन हमने लिखा हुआ है, आइन हमने लिखा हुआ है। कमाल है। ये आज थोड़ा साफत हमें भीख में दे दी किसी ने आके, टू द बेस्ट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग। मैंने इसी चीज की वैसे मुझे जरा फरूख सलीम साहब की तरफ आने दीजिए जी, मुझे फरूख सलीम साहब की तरफ आने दीजिए। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, मैंने पहले भी इसकी वजाहत की कि सहाफ़ियों को मारा पीटा गया, उठाया गया, डिसअपीयर हो गए, कत्ल हो गया सलीम शहजाद का 2011 में, लेकिन किसी हुकूमत ने इस किस्म के काले कवानीन को बैठ के डिफेंड नहीं किया जिस तरह से मलिक अहमद खान साहब ने कर दिया। ये जो सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान की, बजाय इर्तका होने के, ऐसा लग रहा है कि हम 1980 की सियासत की तरफ जा रहे हैं जब इस मुल्क में मार्शल हुआ करता था। आपको क्या महसूस हो रहा है, आपको क्या नज़र आ रहा है डॉक्टर फरूख सलीम साहब? डॉक्टर साहब, मुझे नज़र ये आ रहा है कि एक शख्सियत है, उसका एक ख़ास नुक्ता नज़र है, उस नुक्ता नज़र की बुनियाद के ऊपर आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते या उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। उनका ख़ास नुक्ता नज़र, बेशक आप उस नुक्ता नज़र से इख्तलाफ करते हैं, लेकिन ये जो मामला है इसका तसलसल है नज़र आ रहा, कोई नई चीज़ मुझे नज़र नहीं आती। 2018 से, उससे भी पहले से कर लें तो ये एक मामला चल रहा है कि नुक्ता नज़र की बुनियाद के ऊपर किसी सहाफ़ी को, किसी गैर सहाफ़ी को भी उसको हरास किया जाता है, उसको तंग किया जाता है या उसको अरेस्ट कर दिया जाता है, सिर्फ इस बुनियाद पे कि उसका नुक्ता नज़र से, उसके नुक्ता नज़र से आपको इख्तलाफ। इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है, ये पिछले 4 साल से भी ज्यादा अरसे से ये मामला। जी डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा फिर वजाहत कर दूं डॉक्टर फरूख सलीम साहब की। एक तब्दीली आई है कि नुक्ता नज़र पे लोगों को मारा पीटा गया, उठा लिया गया, जब इखलाकी रद्द अमल हुआ, जैसे मतीउल्लाह जान के केस में उठा के चले गए, इखलाकी रद्द अमल हुआ, सोशल मीडिया की तरफ से हुआ, सियासी हलकों की तरफ से हुआ, तो एक दिन से कम टाइम में उनको छोड़ दिया गया। किसी ने पर्चा नहीं उनके ऊपर काटा, उनको हथकड़ियाँ नहीं लगाई, उनको पाबंद सलासल, उनको सलाखों के पीछे से उनकी तस्वीरें नहीं आई। यहाँ हम एक नई चीज़ दे रहे हैं कि हुकूमत डिफेंड कर रही है इस हरकत को, जो आप कह रहे हैं पहले भी होती रही है, हुकूमत ने उसको कानूनी तौर पर डिफेंड करना शुरू कर दिया। ये फ़र्क पड़ गया है। देखिए, न सिर्फ पिछले 4 साल, पिछले 20-25 साल की भी तारीख निकाल लीजिए, आजकल तो पोलराइजेशन इतनी सख्त हो गई है कि अगर आप एक पार्टी का नुक्ता नज़र सामने रखते हैं
तो आपने जो भी उस पार्टी ने करना है आपने उसको सपोर्ट करना है, और दूसरी पार्टी जो है आप अगर उसके खिलाफ हैं या उस पार्टी के सपोर्ट में नहीं है तो आपने हर चीज को उसको इस्तेमाल करना है उसके खिलाफ। तो एक तो ये पोलराइजेशन तो पिछले 4 साल से मैं समझता हूँ पिछले 20 साल के मुकाबले में कुछ ज्यादा हो गई। तो इस वक्त ये है कि ये हालात FIR नहीं कटती रही हैं, हुकूमतें बैठ के उनको डिफेंड भी करती इस किस्म के ट्रेंड को कैसे रोकना है सर, जहां पे प्रोमिनेंट सहाफियों को हथकड़ियां लगाई जाएं, इस ट्रेंड को कैसे रोकना है सर, ये मेरा सवाल है आपसे। सब इस पे जो एक माशी नुक्ता निगाह है, इसमें देखिए 22 करोड़ पाकिस्तानियों का तो इंटरेस्ट है सारे खेल में, वो माशी इंटरेस्ट। इस वक्त लग रहा है ऐसे कि 2 सियासी बयानिए जो हैं वो कौम के सामने रखे जा रहे हैं। एक सियासी जमात वो है जो खाना जंगी बयानिया जो है वो सामने रख रही है, दूसरी तरफ से बयानिया आ रहा है कि हमने मईशत को बेहतर किस तरह करना है। अब पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ये दोनों बयानिए जो हैं ये मैं समझता हूँ कि इकट्ठे जिंदा नहीं रह सकते। खाना जंगी का बयानिया और मईशत को बेहतर करने का बयानिया, इन दोनों में से एक बयानिया को दफन करना होगा अगर हम 22 करोड़ पाकिस्तानियों का माशी मुफाद सामने रखें। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि अभी तो आपने कहा कि किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को खत्म नहीं आप कर सकते, उसको बोलने का हक हासिल, अब आप ये कह रहे हैं कि उस बयानिए को ही खत्म करना होगा। ये जमहूरियत में कहाँ होता है कि बयानिए को जबरदस्ती खत्म कर दें। आप बयानिए को तो काउंटर बयानिया ही लेकर आते हैं ना बयान में। अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपका पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अब जबरदस्ती तो नहीं आपको गन पॉइंट पे बंद कर सकता। देखिए अगर खाना जंगी का बयानिया सामने रख के चलेंगे तो फिर 22 करोड़ पाकिस्तान खाना जंगी का कौन सा बयानिया है सर? वो दफन हो जाएगा। ये दोनों बयानिए एक ही मुल्क के अंदर ये तो एक ही जिंदा नहीं रहे। डॉक्टर साहब खाना जंगी का बयानिया आप कह रहे हैं सर, वो एक सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं किसी के बयानिए की। आप कह रहे हैं सर उसको खाना जंगी के, कोई कह तो नहीं रहा कि खाना जंगी चाहिए यहाँ पे? ये अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। खाना जंगी का लफ्ज जो है, जो टर्म आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं सर, ये उन पार्टी और आप तशरीह कर रहे हैं ना सर उसकी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इन अल्फाज का इस्तेमाल अगर आपकी कोई सियासी क़यादत कर रही है और उसको फिर फॉलो कर रहे हैं उसी जमात के जो फॉलोअर्स हैं, तो ये पाकिस्तान के माशी मुफाद में नहीं, जो पाकिस्तान के माशी मुफाद में नहीं है। चले, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी अजीबोगरीब किस्म की फॉल्ट लाइंस मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। इस पे मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के। आरिफ हमीद भट्टी साहब की तरफ आते हैं, बिकॉज चले आरिफ हमीद भट्टी साहब एक ब्रेक ले लूँ, फिर ब्रेक के बाद आपकी तरफ आता हूँ। आरिफ हमीद भट्टी साहब की तरफ चलता हूँ। आरिफ हमीद भट्टी साहब, वक्फे से पहले की डिस्कशन में मुझे ऐसा लगा जैसे हफीजुल्लाह नियाजी साहब जो हैं वो कन्विंस नहीं है, वो किसी हद तक जो है उसमें उसको एक तरह से यानी खुल के कंडेम नहीं कर पा रहे, बिकॉज वो समझते हैं कि माजी में भी ऐसी हरकतें होती रही। हम क्या करें कि हम कम अज़ कम एक इत्तेहाद कायम कर सकें इस किस्म के जो काले कानून हैं और इस किस्म की जो काली हरकतें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं गुजारिश करता हूं, ज़ियाउल हक ने पहली दफा सहाफियों को तकसीम करना शुरू किया क्योंकि कुछ लोग उसके आला कार नहीं बन रहे थे। मुझे तो दौर याद नहीं, मोहतरम हमारे भाई नियाजी साहब को याद होगा, उन्होंने तकसीम किया, बीच में कुछ खरीदे। देखें, कल भी अगर सहाफियों पे इमरान खान के दौर में गलत जुल्म हुआ तो वो जुल्म था, जुल्म है, जुल्म रहेगा। मेरे नियाजी साहब से 10,000 इख्तलाफात होते हैं अक्सर, लेकिन अल्लाह जानता है मेरा बदतरीन दुश्मन भी हो और अगर उसके साथ दहशत गर्दियाना सलूक होगा तो मैं उस पर एहतजाज करूंगा। कोई पर्चा है तो एक बना लो यार। जिन्होंने मुकदमा दर्ज किए हैं उन सब के मुद्दइयों को डॉक्टर साहब बुलाएं, मैं उनके साथ आर्गूमेंट करता हूं और मैं साबित ना कर सका कि हम उनसे 100 गुना ज्यादा इस मुल्क के मुहिब्बे वतन है, इसकी जमहूरियत से मुखलस है, इनके अदारों से मुखलस है, अगर वो मेरे आर्गूमेंट दे दे मुद्दई जो जिनके कहने पे ये मुकदमा दर्ज हुए हैं। मुझे नहीं पता ये पर्चे कैसे दर्ज होते हैं, आपको नहीं पता, नियाजी साहब बरतानिया दौर की दाई है माशाल्लाह, इन्हें नहीं पता ये मुकदमा कैसे दर्ज होते हैं। खुदारा इसको छोड़ दें, कौन है इसे के जुल्म को बंद करे। अभी कोई सलीम साहब कह रहे थे खाना जंगी की तरफ, हो यार खुदा का खौफ करो फारस बेटी यार, हमने 10,000 हुकूमतें देखी हैं, आती हैं जाती हैं, सियासत करना सियासतदानों का काम है। हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हमारा नवाज शरीफ दुश्मन नहीं है, इमरान खान नहीं है, मेरा भी है साफी, आपकी अपनी जिंदा राय है, मेरी अपनी है, लेकिन आज जिस तरह पेश करवाया गया
शकील उर को पकड़ा गया। मैं उन्हें मिलने खुद अस्पताल 2 घंटे बैठा रहा और मैंने कहा यह जुल्म हुआ, ये रिकॉर्ड गवाह है, ये कोई मैं जुबानी बातें नहीं कर रहा। एक बता दें, लेकिन जिस तरीके से आज तजलील की गई सहाफत के पेशे की, जिस चीज से, मुझे इसका दुख है। कोई बात नहीं, ये भी वक्त गुजर जाएगा, ये भी वक्त गुजरेगा। बास अतर खावर नहीं माशमी कोड़े खाए हमने। ये सहाफत हमें ईमान से नहीं मिली। डॉक्टर साहब 48 टेम्परेचर में मैंने सैकड़ों नहीं हजारों सहाफियों ने एहतजाज की है नंगे पांव। आज तक किसी मालक ने नहीं किए एहतजाज। ईदे शबराते हमने एहतजाज में गुजारी है सड़कों पर बगैर किसी किए। लेकिन क्या इमरान रियाज का मुझे समझ नहीं आ रही कि इतने पर्चे, इतने मुद्दई, इनको मेरे सामने तो लाए, आर्गूमेंट तो करे, हो सकता है वो हमें कन्विंस कर ले। 18 पर्चे यार एक मौका है ना न्याजी साहब, मेरे लिए और ज्यादा काम है, मेरे से 10 दफा इख्तलाफ करे, लेकिन न्याजी साहब से मैं इख्तलाफ राय कर सकता हूं, लेकिन इनकी जुबान बंद करने का मेरे पास अख्तियार नहीं है। मेरे सीनियर है, मेरे बुजुर्ग है, लेकिन इसलिए मेरी न्याजी साहब से अगर ये समझते इन्होंने मेरी एक चाय का कर्ज देना है, सुन लें, इन्होंने मुझे वो धोखा दिया हुआ है। इमरान रियाज के घर ही इनसे मुलाकात हुई, इन्होंने कहा मैं तुझे चाय पिलाऊंगा, बुलाया नहीं। इन्हें के मजामत कर दें। आप हमारे टीवी पे आते हैं, भाई हैं, सीनियर मोस्ट आदमी है। न्याजी साहब मैं आपसे ये तो रखता हूं, बाकी मैं अभी आता हूं, मेरे साथ रहिए। मुझे वाजिब है बस। बैरिस्टर अहमद पंसोता, बिल्कुल मैं न्याजी साहब की तरफ आता हूं। बैरिस्टर अहमद ने हमें ज्वाइन किया। बैरिस्टर अहमद पंसोता ने साइबर लॉस के हवाले से बहुत ज्यादा काम किए। बैरिस्टर अहमद पंसोता, जब बहस हुई अटक में, तो वहां जो जज साहब थे तनवीर साहब, उन्होंने पुलिस से पूछा कौन से कानून के तहत है। पुलिस को जवाब नहीं दे सकी। उन्होंने पुलिस से कहा कि ऑफेंडिंग स्टेटमेंट्स कौन सी है। पुलिस वालों ने पहले कहा हमने सीडी बाद में देखी है। फिर पुलिस वाले और जो आईओ थे वो कोई ऑफेंसिव स्टेटमेंट जो है इमरान रियाज की अदालत के सामने बता ही नहीं सके। जज साहब ने ये कहा कि मैं जो है ये जज साहब का फिर उस पर था कि ये जो केस है ये साइबर लॉ का चूंकि बनता है और पूरे पंजाब में सिर्फ कोर्ट नंबर 28 है, सेशन कोर्ट रावलपिंडी में, सिर्फ वही इस किस्म के केसेस को सुन सकती है। इसलिए उनको रावलपिंडी भेज दिया गया, जहां इस वक्त वहां पे बहस तो समाप्त हो रही। ये किस कानून के तहत? बिकॉज जो अमेंडेड ऑर्डिनेंस है 2016 पीका का, उसको तो जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑनरेबल अतर मनिल्ला साहब ने उसको सस्पेंड कर दिया था। तो फिर ये केस किस कानून के तहत बनाए जा रहे हैं? जी थैंक यू सर। बात यह है कि इस किस्म के मामला तब किए जाते हैं कि जब आपने एक्चुअल लॉ में किसी को अरेस्ट ना करना हो, तो आप लोकल पुलिस में FIR देके उसका अरेस्ट इफेक्चुएट कर लेते हैं और फिर आप कोशिश करते हैं कि उसको बाद में FIA या जो रेलेवेंट फोरम आते हैं, जो कि इंतहाई एक गलत प्रोसेस है और एक्सेस ऑफ लॉ है जो कमिट होती है। अब यहाँ पर अगर मान लें कि उनका साइबर रिलेटेड ऑफेंस है, तो उस पर हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतर मनिल्ला साहब बड़ा एम्पली क्लियर है और वो कहते हैं कि ह्यूमन डिग्निटी की हद तक, जो कि सेक्शन 20 में अमेंडमेंट की थी, तो वो तो अट्रैक्ट नहीं होती। तो ले दे के अगर बात किसी इदारे पे की गई है या किसी शख्स को टारगेट पे किया हुआ, तो उसकी जाती हैसियत में किया गया, वो तो वैसे ही स्ट्राइक डाउन है। बट अगर इदारों को या किसी और को टारगेट किया है, उसके लिए भी कानून के अंदर स्पेशल प्रोविजन है कि आप पहले इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी करने के बाद अगर आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि FIR देनी चाहिए, तो फिर आप FIR देते हैं। तो वो राइट जो है उससे भी इनको महरूम किया गया। फ्री स्पीच के ऊपर जस्टिस मनिल्ला साहब बहुत क्लियरली, जो मैं हेयरिंग अटेंड करता रहा हूँ कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि FIA के ऑफिसर से कि क्या जिसकी इज्जत मजरूह हो रही है उससे आपने स्टेटमेंट ली। उस केस में इट वॉज अबाउट द ऑनरेबल चीफ जस्टिस, क्या आप चीफ जस्टिस से ये स्टेटमेंट ले चुके हैं, पूछ चुके हैं कि उनकी इज्जत मजरूह हो भी रही है कि नहीं, या उनको इससे फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। सिमिलरली क्या अगर इमरान रियाज साहब किसी के बारे में कर रहे हैं, तो उन साहब की या उन इदारे की स्टेटमेंट आपने ले ली है कि वो दे आर फीलिंग एग्रीव्ड ऑफ दिस, या वो समझते हैं कि उनकी इज्जत मजरूह हो रही है, तब आपका ऑफेंस बनता है। जब तक वो बात नहीं होती तब तक आप ऑफेंस कैसे बना सकते हैं और ये कैसे कह सकते हैं कि दिस इज एन ऑफेंस व्हिच हैज बीन मेड आउट। तो ये 3-4 बातें हैं जो मैं समझता हूँ जिसकी वजह से साइबर का तो ये शायद किसी तरह केस ना बन सके। तो लेट्स सी क्या पुलिस वहाँ क्या करती है। मेरी अपनी नजर में अतर मनिल्ला साहब को या इवन आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट को उसके पास इख्तियार था और उनको चाहिए था कि इस मामले को वहां पर सेटल कर दे या एटलीस्ट उसका रिलीज जरूर इंश्योर करते। अब वो हमारे प्रोसेस ऑफ लॉ में फंसते हैं और उसमें आप
किधर जाते हैं। नहीं, लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद ने ये कहा कि चूंकि ये मोटरवे के ऊपर वो जो एंट्री पॉइंट है उससे 10 फुट या 9.5 फुट बाहर इसे कहते हैं जो टोल प्लाजा है उसके था, तो ये पंजाब में फॉल करता है। ये भी बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि आप कह रहे हैं कि 10 फुट दूर पंजाब है, 10 फुट इस तरफ है, ये तो सारा टेक्निकल चीज है। लेकिन यह है कि इस वक्त उनको पेश कर दिया गया रावलपिंडी की एक अदालत में जो सेशन इसको डील करती है। मेरा सवाल आपसे ये कि एफआईए का तो तरीकाकार ये होता है कि पहले वो नोटिस भेजते हैं, वो पहले नोटिस भेज के बुलाते हैं कि आपके खिलाफ ये चार्ज है। ऐसा भी नहीं हुआ यहां पे। मोहित साहब देखिए, अगर तो लोकल रजिस्ट्रेशन है, ये लोकल पुलिस के साथ एफआईआर तो रिक्वायरमेंट नहीं है। हाईकोर्ट या बड़ा क्लियर है कि अगर कोग्निटिव ऑफेंस पेड आउट होता हो दरखास्त मतलब बात फोटो में चली जाएगी। सवाल ये है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हम केसेस कंटेस्ट कर रहे हैं, शहबाज गिल साहब और बाकी सारे, उस केस में जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की एफआईआर है वो भी सारी फैसलाबाद और इधर उधर है, लेकिन वो भी कॉग्निसेंस ली है। तो मेरा ख्याल है कि अदालत को चाहिए था कि इस पर भी कॉग्निसेंस लेते, और ये तो बहुत बेसिक सी बात है थानों की जुरिस्डिक्शन, ये कैपिटल है या नहीं है। वैसे अगर जंप मार के उधर चले जाते तो कैपिटल है, इफेक्टिवली फिर किस तरफ है, ये तो मतलब बहुत बेसिक बात है। आई थिंक दिस शुड हैव बीन डेल्ट विद बाय द ऑनरेबल जस्टिस, बट स्टिल आई थिंक उन्होंने इनको भेजा है, तो लेट्स सी हाउ लॉ टेक्स इट्स ओन कोर्स। अभी सेशन कोर्ट में क्या होता है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अहमद तनसोता से। हमने उकली जो कहते हैं कि बन नहीं सकता था, उनको फर्स्ट राइट ऑफ डिफेंस उनको दिया ही नहीं गया, जहां पे इसको एफआईए के जरिए डील करना चाहिए था, पुलिस के जरिए उनको पकड़ लिया, और ये कि एफआईआर भी कंसील्ड एफआईआर थी, इसका भी एक टेक्निकल पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अहमद तनसोता। हफीजुल्लाह राय साहब, अयाज अमीर साहब जो है उन्होंने गुज़िश्ता कई बरसों में इंतहाई तेज़ो तुंद कॉलम लिखे इमरान खान के खिलाफ, उन्होंने कभी उनको बख्शा नहीं, और उन्होंने अपने टीवी प्रोग्राम जो करते हैं दुनिया न्यूज़ में वहां पर भी कभी इमरान खान को बख्शा नहीं। लेकिन इमरान खान की हुकूमत में उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई। आप भी कॉलम लिखते हैं, आपने भी हमेशा जाहिर है कि इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया। क्या वजह है कि इस दौर में नई चीज शुरू हो गई है? इमरान खान रियाज भी बोल ही रहा है, और क्या कर रहा है इमरान खान? रियाज ने कोई रेप नहीं किया, असॉल्ट नहीं किया, उसने कोई बम नहीं फाड़ा, उसने कोई बिल्डिंग नहीं उड़ाई, उसने किसी पे गोली नहीं चलाई। तो क्या वजह है कि आप समझ रहे हैं कि इसकी कोई जस्टिफिकेशन हो सकती है? देखिए डॉक्टर साहब, मेरे पे तो बीत चुकी है। मैं तीन साल के बाद मुझे कॉलम लिखने की इजाजत मिली है। मेरा जियो प्रोग्राम बंद रहा, 1 महीने की बैन ली, मैंने हाई कोर्ट से जाकर रिलीफ लिया। मैं घर आता था तो बता के आता था दोस्तों को कि यार मैं घर इतने देर में पहुंचूंगा, मुझे फोन कर लेना। एक मेरा घर जो है किसी फार्म हाउस टाइप इलाके में है, तो मुझे तो, और फिर मेरे से खुद मैं अपने फोनों से महरूम हो चुका हूँ, खड़ा करके मुझे ले गया। तो मैं तो इसको छोड़े बात यह है कि मुझे तकलीफ ये हुई है कि अगर ये सारे लोग हम इकट्ठे रहते हैं, तो अगर कानून आपने पास कर दिया असेंबली में और आपने आवाज नहीं उठाई, मैंने नहीं उठाई, मैं जिम्मेदार हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। क्योंकि भट्टी साहब जो है ना वो इतनी मोहब्बत और इतनी प्यार से जो है ना बड़े भाई की क्लास लेते हैं कि मेरे पास तो यकीन जानो कि बड़ा कम स्पेस रह जाती है, मैं अपनी सलीके से बात करूं। तो दूसरी बात यह है कि बात इनकी बिल्कुल सही है, लेकिन हकीकत यह है कि ये जो है मेरे ऊपर तो अयूब खान का पूरा इसलिए बीत चुका है कि मेरे वालिद साहब 1958 से अयूब खान के अपोजिशन में थे। फातिमा जनाब को हमने केटर किया और मलक मीर मोहम्मद को हमने भुगता। भुट्टो साहब को मैं अपोजिशन में था, मेरे पे वो भी बीता है। वो मैं खुद स्टूडेंट एक्टिविस्ट था भुट्टो साहब के जमाने में, और मैं पॉलिटिकल जो स्टूडेंट्स में फोर्थ फ्रंट पे था। दिलाई के मैं कहता हूं कि कुबत खाने किले की मारें जितनी हमारे स्टूडेंट्स ने उस वक्त खाई हैं भुट्टो साहब के वक्त में, ये अहमद रजा कसूरी को पूछ रहे के साथ क्या हुआ भुट्टो के वक्त में, मारों के अलावा यूब खान के वक्त में क्या हुआ है, इन्हें सारे मुझे जरा डॉक्टर फरूख साहब की तरफ दीजिए, और इमरान खान साहब के वक्त में डॉक्टर फरूख साहब। लेकिन मैं एक बात ये कर रहा हूं कि हमने बस दो छोटी छोटी बातें हैं कि इस नाप तोल का जो इशारी निजाम है और जो यार्ड स्टिक है वो एक रखनी पड़ेगी। अगर हम उस वक्त इनके गिरबान में पकड़ लेते ना जब मैं पकड़ रहा था, और ये मुझे बोलने देते, अपने टीवी में बोल नहीं देते, और मेरे पे जो बैन लगी थी और सब बड़े मेन प्रोग्राम में कहते थे कि इनको ना बुलाएं, इजाजत नहीं है, तो उस वक्त खड़े हो जाते। तो आज हम सारे हमारे प्रोग्राम में तो भाइयों की तरह मुझे ऐसी आप बड़े मोहब्बत करने वाले आदमी है, आप द मोस्ट डिसेंट पर्सन आई कुड एवर कम अक्रॉस, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपने कभी मौका नहीं दिया बोलने का। ये आपको बड़ा एक मलका हासिल है।
ये तो भट्टी साहब तो वैसे सदोकम शुरू कर देते हैं, लेकिन आप तो इंतहाई बोलने का मौका नहीं दिया। जो है अरेबियन डिलाइट्स और टर्किश फिरोज सवाल ही पैदा नहीं होता। ये डॉक्टर साहब, आपको अगर ये स्किल न होती तो आप क्यों पाकिस्तान के तरह नामी गिरामी एंकर होते, और बड़े बड़ों को आप जो है ये तो आपको अल्लाह ताला आपको आपकी जो सलाहियतें हैं उसको मजीद 4 चांद लगाए। आप कह रहे हैं कि और आपको ये बोलने चीजें नहीं आपकी पलती फूटती नजर आए, सवाल ही पैदा नहीं होता डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब हम भाई हैं, मैं आपको बड़ी बहुत बड़ा अजीब भाई सी बात आप कर रहे हैं डॉक्टर। खैर आपस मैंने डॉक्टर फरूख सलीम साहब, आई एम सॉरी, ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक के फौरन बाद मैं डॉक्टर फरूख सलीम साहब की तरफ आना चाहता हूं। नहीं सर, वो कोई फिलोसॉफिकल आप बात कर रहे हैं कि आप शायद समझ रहे हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ नहीं सका। आप हमेशा बोलते रहे सर। मैं आपको प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि सारे प्रोग्राम्स आपको फॉरवर्ड कर दें एक दफा। आप देखें, उसमें आपको हमेशा 1/3 टाइम मिला है पूरे प्रोग्राम में। पता नहीं क्यों आप महसूस करते हैं कि आपको बोलने नहीं दिया। ये बोलने ना देने की क्या तशरीह है? ये भी एक सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन है कि बोलने नहीं दिया, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सामने नहीं आ सका। लेकिन डॉक्टर फारूक सलीम साहब की तरफ मैं आना चाहता हूं आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। सीधे चलते हैं डॉक्टर फारूक सलीम साहब की तरफ, जिनसे पिछले हिस्से में बात नहीं हो सकी। डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। आपने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो खाना जंगी करवाना चाह रहा है, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस करना चाह रहा है। मेरा इस्तेलाल ये था कि आपके देखने का अंदाज है, बिकॉज आप भी हमारे प्रोग्राम्स में हमेशा आपने सरपरस्ती की और हमेशा आपने इमरान खान की हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गुज़िश्ता 3 बरस में। तो आपके जो मुखालिफ हैं वो ये समझ सकते हैं कि आप इंतशार फैला रहे थे, नेगेटिविटी फैला रहे थे। इसी तरह से PDM की जमातें जो हैं, जब 4 या 6 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी, जो कमोडिटी प्राइसेस के साथ उसका ताल्लुक था, वो कहते थे हम इस पर मूवमेंट चलाएंगे। तो फिर उनके बारे में भी कहा जा सकता है कि वो खाना जंगी करवा रहे थे, इंतशार फैला रहे थे, निज़ाम को चलने नहीं दे रहे थे। इस पर क्या है आपका रद्द-ए-अमल? साहब, मुझे कोई 25 साल हो गए हैं, मैं हफ्तावार कॉलम लिख रहा हूँ न्यूज़ अखबार के लिए, और उस दौरान कम अज़ कम आधा दर्जन हुकूमतें आई और गईं, और जो मैंने समझा कि अगर माशी एतबार से कहीं तनकीद करनी है और कहीं गलत पॉलिसी बनाई जा रही है, तो मैंने लिखा भी और मैंने आवाज़ भी उठाई। किसी एक ख़ास हुकूमत के खिलाफ या तनकीद नहीं की मैं। जब मुझे कोई चीज पसंद आती है कि नहीं, तो हम कब कह रहे हैं कि आपने कोई गलत चीज की? डॉक्टर साहब, हम थोड़ा ये कह रहे हैं कि आपने कोई गलत चीज की। मैं तो कह रहा हूं कि जो आपसे डिसएग्री नहीं करेगा वो ये समझ सकता है आपकी अपनी डेफिनेशन के एतबार से कि डॉक्टर फारूक सलीम इंतशार फैला रहे हैं, कयास फैला रहे हैं। मतलब आपने तो बिल्कुल सही किया। हम कब कह रहे हैं कि आपने कोई गलत चीज की? हम तो कह रहे हैं कि आपकी डेफिनेशन जो है इंतशार की, खाना जंगी की, वो थोड़ी अजीब व गरीब है। नहीं, डेफिनेशन मैंने नहीं दी, खाना जंगी का लफ्ज मैंने नहीं इस्तेमाल किया। अच्छा, असल बात यह है, 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ। आपने कहा एक साइड खाना जंगी कराना चाह रही है। इस वक्त जो कुछ भी इमरान रियाज खान साहब के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, उसका कोई जवाज नहीं बनता। ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप पाकिस्तान की तारीख की, चाहे वो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट उठा के देख लें, चाहे वो कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की रिपोर्ट्स निकाल के देख लें, यूनेस्को का एक शोबा है जो जर्नलिस्ट के ऊपर लिखता है, उसकी रिपोर्ट्स निकाल के देख लें, ये एक तसलसल नजर आता है। सिविलियन गवर्नमेंट हो, मार्शल लॉ की हुकूमत हो, वो काले कवानीन बनाती भी हैं, काले कवानीन हमारे कानून की किताब में एग्जिस्ट भी करते हैं, और ये हुकूमतें काले कवानीन का इस्तेमाल भी करती हैं। ये बात आप जरूर कह सकते हैं कि शिद्दत किसी हुकूमत के दौरान कम होती है, किसी की हुकूमत के दौरान ज्यादा हो जाती है, तरीका कार मुख्तलिफ होता है। अभी बैरिस्टर साहब को आपने बुलाया, उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि इस दफ़ा जो तरीका कार इस्तेमाल किया जा रहा है वो कानून और आइन के मुताबिक नहीं है। फिर फ्रीक्वेंसी जो है, जो तादाद है इस किस्म के हादसात की, वो किसी हुकूमत के दौरान कम होती है, किसी हुकूमत के दौरान ज्यादा होती है। पीपल्स पार्टी के दौरान मैंने देखा है, जो मुझे याद आता है एक एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स पढ़ते हुए या कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की रिपोर्ट पढ़ते हुए, फ्रीक्वेंसी जो तादाद है वो जनरली पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान इस किस्म के हादसात की कम रही। लेकिन ये तसलसल जो है, इसको हमें कोई तरीका, बिल्कुल सही कहते हैं आप। पीपल्स पार्टी का लेवल ऑफ टॉलरेंस हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो लेवल ऑफ टॉलरेंस है वो सबसे ज़्यादा रहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ख़त्म होने के बाद, जब से 90 की सियासत जो है वो शुरू हुई। मेरे साथ रही है, वक्त मेरा बड़ा कम है, मैं क्विकली हफीजुल इलाही साहब बहुत ही क्विक, एक दिन आप भी समझते हैं कि दो पॉइंट ऑफ व्यू है इस वक्त पाकिस्तान में, एक जो कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस चाह रहा है और एक कह रहा है कि खाना जंगी करवा देंगे। आप समझते हैं कि दोनों को अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहने का हक है?
नहीं जी, मेरे ख्याल में तो टोटल क्यास है, क्योटिक सिचुएशन है। 2014 से ये ऑर्केस्ट्रेट होने शुरू हुए। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम लाने की एक बिल्कुल एक आर्टिफिशियल कोशिश हुई थी। एक मुंतखब हुकूमत को कामे के ऊपर मैनिपुलेट करके घर भेजा गया। इमरान खान साहब आए तो सियासी अदम इस्तेकाम की पैदावार इमरान खान साहब को बयानिया होना ही नहीं चाहिए, मजीद बढ़ गया। आप चाहते हैं कि सर बयानिया होना नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब मुझे बात मुकम्मल हो जाएगी तो आपका जो थोड़ा सा एक घबराहट है वो खत्म हो जाएगी। मैंने कहा इमरान खान साहब को निकाला तो ये सियासी अदम इस्तेकाम मजीद बढ़ गया, क्योंकि जो बयानिया बना रहे थे, मैं यही तो कहते में रोना है कि खुदा के वास्ते उनकी गोद में बैठना छोड़ दें, आज माफी मांगे। मैं वाहिद शख्स था याद अमीर साहब के पास जो प्रोग्राम मैंने किया है, आप जाके देख लें वीलॉग कि कितना सख्त है, जियो के ऊपर मैं कितना बोला हूं और सारा बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में बोला हूं, कोई दूसरी बात उसमें मिलाइन नहीं किया, क्योंकि मैं समझता था कि याद अमीर साहब बिल्कुल एक और तरह के आदमी थे। उनके साथ जाती करना बिल्कुल सिर्फ ये था कि आप एक मुखालफाना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुनना चाह रहे थे। लेकिन मसला ये है कि मैं तो इमरान खान साहब आया, इनके पास गुजारिश भिजवाई कि आप लोग जो है सियासी जमातें, जो भट्टी साहब ने बात की, खुदा को है इनके मुंह में घी शक्कर, कि आप आपस के इख्तिलाफ ना करें, लड़ना भिड़ना छोड़ दें, आप एक दूसरे बुलवाक हैं। अच्छा एक्सप्लेन कर दिया आपने भट्टी साहब, ये लास्ट कमेंट के आगे करना क्या होगा? ये एलिमिनेट हो जाएंगे तो मैं हाँ जी भट्टी साहब, योर क्विक कमेंट। एक हमारा किसी जाती इख्तलाफ हरगिज किसी हुकूमत से नहीं है। मैं अपना सारा वक्त हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब को देता हूं, मुझ पे रज के तनकीद करे, मैं उनका उससे ज्यादा एहतराम करूंगा, क्योंकि मेरा भाई नाराज ना हो, हम फकीर है, हमारी खैर है। आगे बात तो मुकम्मल कर ले, आप आएंगे खत्म हो रहा है प्रोग्राम। नहीं मैं से मेरी दावत आप प्लीज आए, आप नाम भी आए तो भट्टी साहब के एजाज में मैंने दावत करनी है, देसी मुर्गी देसी घी। लेकिन ये ऑन एयर जाए भी सही तो ये बड़ी एक एक्सक्लूसिव दावत है, हर कोई इनवाइटेड नहीं है। चले आप दिल की बीमारियां फैलाएं। वक्त हमारा जो है खत्म हो गया। हफीजुल्लाह साहब की देसी की जो दावत है वो हर एक का अच्छा डॉक्टर मेरा ये हर एक का अपना भट्टी पॉइंट साहब है और का, हमें उसका एहतराम नियाज़ी करना साहब का, चाहिए। फरूख सलीम साहब का बहुत शुक्रिया। ये बात रह ही गई कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने हमसे वादा किया था कि अगर $1 भी कमी हो गई इंटरनेशनल प्राइसेस में पेट्रोलियम की तो आवाम को उसकी रिलीफ मिलेगी। इस वक्त खबर यह है कि क्रूड की पेट्रोलियम की जो प्राइसेस हैं, ब्रेंट की कीमत जो है वो $100 से नीचे आ चुकी है और WTI जो है उसकी कीमत $95 है। ये 124 से ये नीचे गिर रही हैं कीमतें और हुकूमत अभी तक कीमतें बढ़ा रही है। शायद हुकूमत हमें रिलीफ दे सके। बहुत शुक्रिया, आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती।